हेलो एवरीवन, माई सेल्फ खुशी और आप सभी लोगों का खुशी की दुनिया में स्वागत है। जय श्री महाकाल। और आप सभी को पता है कि ये लेक्चर्स मेरे चल रहे हैं हिस्ट्री के, और हिस्ट्री में ये है मेरा लेक्चर जो कि 1857 रिवॉल्ट के ऊपर है। इसके आगे के पार्ट्स आप जाकर और देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मैंने ऑलरेडी बना चुकी हूँ मैं उनके ऊपर, और ये मेरा लास्ट टॉपिक है 1857 के रिवॉल्ट के ऊपर। तो देखिए, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। हमने ट्राइबल रिवोल्ट, हमने मिलिट्री रिवोल्ट, हमने सिविलियन रिवोल्ट पढ़ लिया। अब हम 1857 का रिवोल्ट पढ़ रहे हैं, और ये है हमारा मेंस का पेपर फर्स्ट का पार्ट ए का यूनिट नंबर 3। ठीक है, आप पेपर फर्स्ट पार्ट ए यूनिट नंबर 3 में जाकर देखिए, वहाँ पे रिवोल्ट का आपको टॉपिक मिलेगा मिलेगा अलग से। तो हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया, हमने 1857 का इंट्रो देख लिया कि 1857 का रिवोल्ट क्या होता है। उसी के साथ साथ ये रिवोल्ट ऑर्गेनाइज्ड था या नहीं था, हमने वो भी देख लिया है। उसी के साथ साथ हमने और बहुत सारी चीजें पढ़ी है, जैसे कि इंट्रोडक्शन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिवोल्ट हो गया। उसी के साथ में अगर हम देखें तो अभी हम नेचर पढ़ने वाले हैं, और इससे पहले हमने कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ लिए, मतलब क्या परिणाम निकले। उसके बाद में हमने लीडर भी देख लिया, कौन सा लीडर कहाँ से ये जो रिवोल्ट ये लड़ रहा था। उसके बाद में परिणाम तो हम देखेंगे। उसके बाद में हमने ये भी देखा कि जो हमारा रिवोल्ट फेल हुआ था, तो फेल होने के क्या कारण थे। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी कवर कर ली है। तो अगर हम 1857 के क्रांति का स्वरूप देखें, यानी नेचर देखें कि किस तरह से 1857 की क्रांति हमको दिखाई दे रही थी, तो हमें वो देखना है। तो चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। What was the nature of the revolt of 1857? Historians and scholars have presented different opinion on this. देखो, हमें क्या लगता है कि 1857 का जो रिवोल्ट था उसका नेचर क्या था, और हिस्टोरियंस या स्कॉलर्स को जितने भी स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स हैं उनके अलग अलग उसके ऊपर क्या है, अपने ओपिनियन से अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। The reason for the difference of opinion is that most of the rebels worked as a secret organization. Therefore, for fear of being caught, they destroyed the documents. मतभेद का कारण यह है कि अधिकांश विद्रोही एक गुप्त संगठन के रूप में काम करते थे, इसलिए पकड़े जाने के डर से उन्होंने दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। विभिन्न विद्वानों द्वारा व्यक्त की गई राय निम्नलिखित है। देखो, बहुत सारे हिस्टोरियंस जो है वो हमारा जो 1857 का 7 के रिवोल्ट का नेचर है उसको क्या बोलते हैं कि ये रिवोल्ट तो कैसा है, सिपाही विद्रोह है, यानी सिपोई म्यूटिनी था। ठीक है। एक ब्रिटिश अधिकारी जी.बी. मैलेसन ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश नीति में कोई मौलिक कमी नहीं थी, बल्कि उस स्तर पर की गई कुछ सैन्य त्रुटियों के कारण कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, जिसे शीघ्र ही दबा दिया गया। यहाँ पर हमारे एक ब्रिटिश ऑफिसर है जी.बी. मैलेसन। ठीक है, जी.बी. मैलेसन के हिसाब से अगर हम देखें तो उन्होंने ये बोला कि 1857 की जो क्रांति है उसमें ऐसा नहीं था कि ब्रिटिश नीति में कोई कमी थी, जबकि ये क्रांति तो इसलिए हुई थी क्योंकि कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स, ठीक है, कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स सोल्जर्स जो सेना में थे, वो सेना की जितनी भी एरर्स है, जितनी भी त्रुटियां हैं, उस कारण से उन लोगों ने विद्रोह करा था। ठीक है, मतलब ये नहीं बता रहे थे कि ये विद्रोह हर जगह से हर तरफ से हुआ था, नहीं, ये विद्रोह सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री वालों ने करा थे। दैट्स वाई सिपोई म्यूटिनी बताते हैं। ठीक है। फिर बंगाल सेना के सैनिकों के साथ साथ इसमें शिल्पकार, कारीगर, किसान, आदिवासी लोग और श्रमिक भी शामिल थे। अब देखो, यहाँ पे ना मैंने इसका खंडन रिफ्यूटेशन लिखा है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि सिपोई म्यूटिनी तो बताया किसने, जी.बी. मैलेसन ने इसको क्या बताया, सिपोई म्यूटिनी। बट ऐसा नहीं था हमारे हिसाब से। ये जो रिवोल्ट था इसमें मिलिट्री के लोगों के साथ साथ दूसरे लोग भी शामिल थे, तो उसका जो मतलब इस चीज का जो खंडन है ना वो नीचे लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है कि बंगाल सेना के सैनिकों के साथ साथ इसमें शिल्पकार यानी क्राफ्ट्समैन, कारीगर यानी आर्टिशियंस, किसान फार्मर्स, आदिवासी लोग यानी ट्राइबल पीपल और श्रमिक यानी लेबर भी शामिल थे। इस विद्रोह के कई नेता जैसे नाना साहब, कुंवर सिंह, लक्ष्मी बाई आदि सैन्य नहीं थे। ठीक है, और हम सभी जानते हैं कि इसमें जितने भी लीडर्स हमने देखे, जैसे कि हम नाना साहेब को ले लो, कुंवर चैन सिंह को ले लो, लक्ष्मी बाई को ले लो, ये सब क्या थे, ये क्या सोल्जर्स थे? नहीं थे, ये तो रूरल्स थे। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या थे, ये रूलर्स थे, है ना। तो ये सैनिक तो थे नहीं, तो यानी ये क्रांति सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री तक ही सीमित नहीं थी, इससे ये पता चलता है। सैनिक नागरिक जीवन से अलग नहीं थे। बंगाल सेना के अधिकांश सैनिक अवध के किसान परिवारों से आते थे और वे वर्दीधारी किसान कहलाते थे। ठीक है,
Soldiers were also not separate from civilian life. Most of the soldiers in the Bengal army come from peasant families of Awadh and were peasants in uniform. सेकंड पॉइंट है हमारा रिजल्ट ऑफ मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम. Some British scholars believed it was the result of the Muslims' desire to make Delhi their last stronghold. यानी कुछ स्कॉलर्स का ये कहना है कि ये जो रिवोल्ट हुआ था ये मुसलमानों का रिवोल्ट था. मुसलमानों ने ये रिवोल्ट छेड़ा था क्योंकि मुसलमान जो है वो दिल्ली को अपना अंतिम सेंटर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये रिवोल्ट छेड़ा था. जबकि कुछ लोगों ने टेलर और सर जेम्स आउटरम सहित यहाँ तक कहा कि यह विद्रोह दो समुदायों द्वारा ईसाइयों के खिलाफ रची गई एक साजिश थी. ठीक है, एक ने तो ये बताया कि रिजल्ट ऑफ मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी, मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था ये, और बाकी जो हमारे जैसे कि टेलर हो गए या फिर सर जेम्स आउटरम होगा, ठीक है, ये स्कॉलर्स ये हिस्टोरियंस ने क्या बोला कि ये जो विद्रोह है, ये जो रिवोल्ट है, ये दो समुदाय यानी हमारे जो हिंदू और मुस्लिम है इन दोनों समुदाय ने मिलकर इस ये रिवोल्ट लड़ा था. और इन दोनों समुदाय ने मिलकर क्या मतलब इन दोनों समुदाय ने मिलकर और ये रिवोल्ट हमारे क्रिश्चियंस के मतलब उनके खिलाफ लड़ा था, ठीक है, उनकी साजिश थी. अब इसका अगर हम खंडन करें तो हम क्या बोलेंगे, यह ब्रिटिश राज की समाप्ति के बाद मुस्लिम शासन स्थापित करने का प्रयास नहीं था. ठीक है, यानी हमने ये नहीं सोचा था कि हम ये रिवोल्ट इसलिए लड़ रहे हैं ताकि ब्रिटिश लोगों का शासन खत्म हो जाए और मुस्लिम शासन स्थापित हो जाए. नहीं, ना तो मुस्लिम शासन स्थापित करना चाहते थे हम, ना ही ब्रिटिश शासन. ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पर हमने ये लिखा है. बल्कि मुगल सम्राट बहादुर शाह को केवल एक औपचारिक प्रमुख घोषित किया गया था. हम सभी ने पढ़ा कि वो सिर्फ नाम मात्र के एक हेड थे क्योंकि वह भारतीय एकता के प्रतीक के रूप में कार्य कर सकते थे. A large number of Hindu leaders were active alongside Muslim leaders in this movement. नेक्स्ट है बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म. देखो हमने फर्स्ट हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था और सेकंड पॉइंट था, हमने क्या फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या पढ़ा, एक तो ये पढ़ा हमने कि ये सिर्फ और सिर्फ सोल्जर म्यूटिनी थी. ठीक है, और सेकंड हमने क्या पढ़ा, सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था, हमने टोटल 3 पढ़ लिया क्या, ठीक है, रिजल्ट ऑफ मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी. ठीक है, सेकंड क्या था कि ये रिजल्ट था ऑफ मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी, इसको आप आपके शब्दों में भी लिख सकते हैं. और थर्ड हम पढ़ने वाले हैं बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म. ठीक है, अब सिविलाइजेशन और बार्बरिज्म का मतलब क्या होता है. सिविलाइज्ड लोग कैसे रहते हैं, बिल्कुल एकदम थोड़े मतलब ऐसे लोग जो कि मतलब समय के साथ या फिर खुद अपने आप को भी चेंज कर रहे हैं, एडॉप्ट कर रहे हैं चीज़ों को, हमारी जो सोसाइटी की चीज़ें उनको एडॉप्ट कर रहे हैं, पढ़े पढ़े लिखे हैं, ठीक है, वो चीज़ें. और बार्बरिज्म का मतलब ये होता है कि बार्बरिज्म में लोग कैसे रहते हैं, जो हर एक चीज़ को टोकते हैं, करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि नेचर कैसा होता है इन लोगों का, ब्रूटल होता है, बहुत ही ज्यादा क्रूड होते हैं, मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि ये एक्सट्रीम चीजें करते हैं. ठीक है, तो वो बार्बरिज्म होता है. जो अनसिविलाइज्ड हो वो बार्बरिज्म, और जो सिविलाइज्ड हो वो सिविलाइज्ड. ठीक है, ये आप बोल सकते हैं. तो इससे पहले जेरेमी बेंथन और जेम्स मिल ने कई बार कहा था कि भारतीय समाज न केवल अप्रगतिशील और पतित है बल्कि बर्बर भी है. हमारी जाति बर्बर यानी बहुत ज्यादा, हमारे यहाँ का जो कल्चर था वो कैसा था, ठोस था, कठिन था, एक्सट्रीम था. ठीक है, हमारी जाति यहाँ केवल शासन करने के लिए नहीं बल्कि सभ्यता विकसित करने और शासन करना सिखाने के लिए आई थी. अर्लियर जेरेमी बेंथन or James Mill had stated multiple times that Indian society is not only unprogressive and dissident but also barbaric. Our race entered here not just to rule but to civilize and teach how to govern. मतलब जो हमारे ब्रिटिशर्स थे उनका कहना ये था कि हमने इंडिया पर राज इसलिए नहीं करा क्योंकि हमें यहाँ पर रूल करना था या फिर हमें यहाँ की प्रोग्रेस करनी थी, इसीलिए हमने नहीं करा था. जबकि यहाँ के जो लोग हैं वो कैसे हैं, बारबेरिक है. ठीक है, तो बारबेरिक यानी एक्सट्रीम चीजें करते हैं. तो हमको यहाँ के लोगों को सिविलाइज बनाना था. क्या बनाना ना था, सिविलाइज्ड बनाना था. उनको टीच करना था कि किस तरह से रूल किया जाता है, किस तरह से शासन किया जाता है. अब इसका खंडन क्या है, खंडन है यहाँ का
दिस रीजंस also रिफ्लेक्ट ब्रिटिश रेशियल एरोगेंस। ये कारण ब्रिटिश नस्ली अहंकार को भी दर्शाता है। यानी बिटवीन सिविलाइजेशन बार्बरिज्म का जो ये कारण उन्होंने बताया, ये क्या बताता है कि वो अपने आप को कितना सुप्रीम मानते थे और हम लोगों को कितना इंफीरियर मानते थे। ठीक है, ये चीज ये यहाँ से साबित होती है। फोर्थ है नेशनल मूवमेंट। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1909 the nationalist revolutionary leader V.D. Savarkar in his famous book The First War of Independence on this great revolt called it India's first freedom movement। एक नेशनलिस्ट रिवोल्यूशनरी थे हमारे यहाँ के, जिनका वो थे वीडी सावरकर। ठीक है, तो वीडी सावरकर ने क्या बोला कि ये रिवोल्ट को क्या नाम दिया, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये क्या है, ये बुक है इनकी। उसमें इन्होंने बोला कि इंडिया का ये पहला फ्रीडम मूवमेंट था, फर्स्ट फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जिसे जॉन बुल सैनिक विद्रोह कहते हैं वो वास्तव में एक राष्ट्रीय आंदोलन था। इसका खंडन, इसका रिफ्यूटेशन क्या होगा, राष्ट्रीय आंदोलन के कारक तत्व यानी फिक्स्ड प्रोग्राम एजेंडा फैक्टर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट। यानी नेशनल मूवमेंट के क्या क्या फैक्टर्स हैं, हमारे नेताओं के बीच तालमेल तालमेल का न होना। ठीक है, यानी अगर हम इसको नेशनल मूवमेंट बोलते हैं, बट ये एक नेशनल मूवमेंट भी नहीं था क्योंकि जो लीडर्स थे उनके बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं था। ठीक है, और ना ही निश्चित कार्यक्रम या एजेंडा ऐसा कुछ फिक्स था। These were official historiographics on behalf of the government of India. They also accepted that the rebels had neither a clear goal or नॉर अ क्लियर प्रोग्राम। विभिन्न क्षेत्रों में लड़ रहे विद्रोहियों के बीच आपसी एकता की कमी थी। लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, नाना साहेब आदि जैसे कई विद्रोही अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर लड़ रहे थे। 1965 में लिखते हुए थॉमस मेटकॉफ ने घोषणा की कि यह सिपाही विद्रोह से कुछ अधिक था लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन से कम था। ठीक है, फिर आता है यूरोपियन ऑथर्स ने क्या बोला। ठीक है, यूरोपियन ऑथर्स ने क्या बोला, इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट Disraeli questioned that the issue of greased cartridges alone could not be the cause of the rise and fall of an empire। ब्रिटिश संसद में डिजराइली ने सवाल उठाया कि केवल चिकनाई लगे कारतूसों का मुद्दा ही किसी साम्राज्य के उत्थान और पतन का कारण नहीं हो सकता। ठीक है, सेकेंड है मॉडर्न कॉन्सेप्ट और न्यू पर्सपेक्टिव। Now that the sources of the study have expanded and indigenous literature as well as Bhojpuri folk literature etc. have been used alongside government documents, the pictures has become clearer। अब जबकि अध्ययन से स्रोतों का विस्तार हो गया है और सरकारी दस्तावेजों के साथ साथ स्वदेशी साहित्य और भोजपुरी लोक साहित्य आदि का भी उपयोग किया जा रहा है, तो स्थिति अधिक स्पष्ट हो गई है। लास्ट में परिणाम, रिजल्ट, आउटकम्स क्या निकलते हैं, तो ज्योग्राफिकल एक्सपांशन। अर्लियर दिस रिवोल्ट वाज कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया बट बेस्ड ऑन modern research its geographical expansion has been found in Pune, Kolhapur, Maharashtra, parts of Karnataka, and it remains up to brand the Malabar coast। From the perspective of social participation, also comprehensive was seen। Apart from soldiers and nobles, it includes craftsmen, artisans, laborers, and tribal people। फिर इनफैक्ट नॉट ओनली वर एलाइट लीडर्स लाइक नाना साहेब लक्ष्मीबाई एक्टिव इन दिस बट also कॉमन पीपल लाइक शाहमहल, ट्राइबल लीडर्स लाइक गन्नो इन छोटा नागपुर। यानी इस रिवोल्ट में केवल नाना साहेब लक्ष्मीबाई जैसे बड़े बड़े लीडर्स नहीं थे, जबकि इसमें कॉमन पीपल्स भी थे, जैसे कि अगर हम देखें तो शाहमल हो गए। ठीक है, शाहमल हो गए, शाहमल के साथ साथ गोनू हो गए, ये सब भी कौन थे, इसमें शामिल थे। फिर यह पूरी तरह से अनियोजित नहीं था, यानी नॉट एंटायरली अनप्लान्ड, यानी ये रिवोल्ट हमारा प्लान्ड रिवोल्ट था। ठीक है, ये अनप्लान्ड नहीं था। द प्रेजेंस ऑफ रोटी एंड लोटस एज सिंबल्स इन दिस रिवोल्ट्स it expands with Delhi as the center, the event of one region influencing another, and the appeal of one leader reaching other regions, all these characteristics point towards a well planned प्रोग्राम। इस विद्रोह में रोटी और कमल के प्रतीकों की उपस्थिति, दिल्ली का केंद्र बनाकर इसका विस्तार, एक क्षेत्र की घटनाओं का दूसरे क्षेत्र को प्रभावित करना और एक नेता की अपीलों का अन्य क्षेत्रों तक पहुंचना, ये सभी विशेषताएं एक सुनियोजित कार्यक्रम की ओर इशारा करती है। मतलब ये सारी चीजें क्या बताती है कि हमारा जो
1857 का रिवोल्ट था वो कैसा था? प्लांट रिवोल्ट था, ठीक है। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं हमारे 1857 के रिवोल्ट का, तो हम क्या लिख सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द अबव ग्राउंड्स एंड न्यू रिसर्चेस यानी उपरोक्त आधारों और नए शोधों के आधार पर, इवन इफ वी डू नॉट कॉल इट मॉडर्न नेशनलिज्म, यानी भले ही हम इसे आधुनिक राष्ट्रवाद ना कहें, बट इट शुड बी कंसिडर्ड एन एक्सप्रेशन ऑफ अर्ली नेशनलिज्म, फिर भी इसे प्रारंभिक राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति माना जाना चाहिए। इट शुड बी कॉल्ड इंडियाज फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाना चाहिए। अब नेचर और उस नेचर को मतलब किस व्यक्ति ने ये कहा है कि क्या नेचर था, ठीक है। यानी क्या नेचर है हमारे 1857 के रिवोल्ट का। सैनिक विद्रोह किसने बोला है? जॉन लॉरेंस जॉन सीली ने। राष्ट्र विद्रोह यानी नेशनल मूवमेंट किसने बोला है? हमारे बेंजामिन डिज़राइली और अशोक मेहता ने। फिर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने बोला? वीडी सावरकर। फिर सभ्यता वर्सेस बर्बरता, इसको अपन ऐसा लिखेंगे सिविलाइजेशन वर्सेस बार्बरिज्म, ठीक है। तो ये किसने बोला? टी आर होम्स ने। फिर हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र यानी हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी किसने बोला? जेम्स आउटरम ने। वीडी सावरकर ने क्या बोला? पूर्णतः स्वतंत्रता संग्राम। आरसी मजूमदार ने ना पहला ना राष्ट्रीय संग्राम। फिर एस एन सेन ने शुरुआत सैनिक विद्रोह से अंत स्वतंत्र संग्राम पर, ठीक है। तो सिर्फ आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अगर आपको मेरी ये प्लेलिस्ट जो है हिस्ट्री की अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ आप इन लेक्चर्स को लाइक करें, कमेंट करें और लेक्चर्स को शेयर भी करें। और अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं तपस्या बैच का और मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, अगर तपस्या बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं और आप मेरे साथ में MPPSC पढ़ना चाहते हैं 2027 के लिए या फिर 28 के लिए, और बिल्कुल वो भी फ्री, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you. Please like, share, and subscribe.